भारत में अगर क्रिमिनल लॉ की बात हो और डीके बासु केस का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो केस है जिसने गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर हमारे अधिकारों की पूरी परिभाषा ही बदल दी। तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। सोचिए जरा, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उस इंसान के अधिकार क्या होते हैं? ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही जरूरी है। और इस जवाब की कहानी जुड़ी है एक ऐसे अदालती फैसले से जिसने भारत में पुलिस के काम करने का तरीका ही बदल दिया। देखिए, 1980s के दशक का जो दौर था, उस समय कस्टोडियल वायलेंस मतलब हिरासत में हिंसा और मौतें एक बहुत बड़ी और दुखद सच्चाई थी। हालात काफी खराब थे, पर फिर एक चिंगारी भड़की जिसने पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो इतनी बड़ी कानूनी क्रांति हुई, इसकी शुरुआत किसी मोटे कानूनी दस्तावेज से नहीं हुई थी। नहीं, इसकी शुरुआत हुई दो मामूली सी चिट्ठियों से। जी हाँ, सिर्फ दो खत जो दो आम लोगों ने लिखे थे। तो ये कहानी शुरू होती है अगस्त 1986 में, जब डीके बासु ने सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा। फिर अगले ही साल 1987 में अशोक के जौहरी ने भी एक खत भेजा, और इन दो खतों पर कार्रवाई होते होते करीब करीब 10 साल लग गए। और फिर आया वो दिन, दिसंबर 1996, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब देखिए, ये दोनों खत कितने अलग थे। एक तरफ थी डीके बासु जो एक बड़े मुद्दे पर बात कर रहे थे, पूरे सिस्टम की खामी पर, और दूसरी तरफ थे अशोक जौहरी जो अलीगढ़ में हुई एक खास दर्दनाक घटना के लिए इंसाफ मांग रहे थे। एक बड़ी तस्वीर और एक व्यक्तिगत त्रासदी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आवाजों की ताकत को पहचाना और उन्हें एक साथ जोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि एक आम चिट्ठी कोर्ट में केस कैसे बन गई? इसका जवाब है PIL, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका। ये एक कमाल का लीगल टूल है जो किसी भी आम इंसान को समाज के बड़े मुद्दे पर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। और इस केस में चिट्ठी को PIL मानने का श्रेय जाता है जस्टिस PN भगवती को, जिन्हें फादर ऑफ PIL इन इंडिया भी कहा जाता है। तो जब ये दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, तो जजों को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। नहीं, ये एक नेशनल क्राइसिस है, एक ऐसी समस्या जो पूरे देश में फैली हुई है। इसीलिए कोर्ट ने इन दोनों याचिकाओं को क्लब कर दिया, मतलब मिला दिया, और केस का ऑफिशियल नाम बना श्री डीके बासु, अशोक के जौहरी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और फिर तारीख आई 18 दिसंबर 1996, जब जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस AS आनंद की बेंच ने अपना वो लैंडमार्क जजमेंट दिया। और इस जजमेंट का जो दिल था, जो सबसे अहम हिस्सा था, वो थे 11 गाइडलाइंस। गिरफ्तारी को लेकर 11 ऐसे नियम जो हर पुलिस अधिकारी के लिए मानना मैंडेटरी है, मतलब जरूरी ही जरूरी। जी हाँ, पूरे 11 नियम। और एक बात साफ होनी चाहिए, ये कोई सुझाव या सिफारिशें नहीं थीं, ये थे सीधे सीधे निर्देश। इनको बनाने का एक ही मकसद था, पावर का गलत इस्तेमाल रोकना। तो चलिए अब इन 11 नियमों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फेज है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। पहला नियम बहुत सीधा है, जो भी पुलिस वाला गिरफ्तार कर रहा है उसकी नेम प्लेट यूनिफॉर्म पर एकदम साफ साफ दिखनी चाहिए, नाम, रैंक, सब कुछ। दूसरा, गिरफ्तारी के वक्त एक अरेस्ट मेमो बनाना ही होगा, ये बहुत जरूरी है। अब ये अरेस्ट मेमो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबूत है। इस पर कम से कम एक गवाह के साइन होने चाहिए। ये गवाह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है या मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति। साथ ही जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसके भी साइन जरूरी हैं। और सबसे जरूरी बात, इस पर गिरफ्तारी का तारीख और बिल्कुल सही समय लिखा होना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे हेरफेर की सारी गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। दूसरा फेज है राइट टू कम्युनिकेट, यानी सूचना देने का अधिकार। देखिए, जिसे भी गिरफ्तार किया गया है उसे ये हक है कि वो अपने किसी एक दोस्त, रिश्तेदार या घर वाले को खबर कर सके। और ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति को उसके इस अधिकार के बारे में बताए। और मान लीजिए अगर परिवार किसी दूसरे शहर में रहता है तो पुलिस को 8 से 12 घंटे के अंदर उन्हें खबर पहुंचानी होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी को भी चुपचाप उठाकर गायब नहीं किया जा सकता। तीसरा फेज है डॉक्यूमेंटेशन और निगरानी, मतलब एक पूरा पेपर ट्रेल बनाना। पहला, पुलिस स्टेशन में एक डायरी मेंटेन करनी होगी जिसमें गिरफ्तारी की सारी डिटेल्स, उसे कहाँ रखा गया है और किस दोस्त या रिश्तेदार को खबर दी गई है, सब कुछ दर्ज होगा।
दूसरा, गिरफ्तारी से जुड़े सारे कागजात इलाके के मजिस्ट्रेट को भेजने होंगे। और तीसरा, 12 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम के नोटिस बोर्ड पर गिरफ्तारी की जानकारी लगानी होगी, यानी सब कुछ ऑन रिकॉर्ड। और चौथा और आखिरी फेज, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है स्वास्थ्य और कानूनी अधिकार। नियम साफ हैं, गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक मेडिकल जांच होगी, ताकि अगर शरीर पर कोई चोट के निशान है तो वो रिकॉर्ड पर आ जाएं। फिर हर 48 घंटे में दोबारा मेडिकल चेकअप होगा। और सबसे बड़ा अधिकार, पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने का हक। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। तो अब ये सारे 11 नियम जानने के बाद ये समझना जरूरी है कि ये आखिर इतने मायने क्यों रखते हैं। ये सिर्फ कुछ करने और न करने की लिस्ट नहीं है। नहीं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं हमारे संविधान में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ कहा था कि ये जो गाइडलाइंस हैं, ये सीधे सीधे संविधान के आर्टिकल 21 से जुड़ी हैं। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। तो ये नियम उसी मौलिक अधिकार की रक्षा करते हैं। और कोर्ट ने ये भी पक्का किया कि इन नियमों को कोई हल्के में न ले। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी चल सकता है। मतलब ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये कानून है। तो इसमें कोई शक नहीं कि डी.के. बासु गाइडलाइंस ने भारत में गिरफ्तारी के तरीकों में एक क्रांति ला दी। इसने नागरिकों को ताकत दी। लेकिन आज इस फैसले के इतने सालों बाद एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या ये 11 नियम जमीनी हकीकत पर हर जगह हर बार ठीक से लागू हो पाते हैं? और क्या आज के समय में ये अकेले ही सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।